जब एक देश अपने इतिहास को मिटाने लगता है तब उसका वर्तमान भी रेत की तरह फिसलता है। इसका जीता जागता उदाहरण है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का भाग था, बाद में उसकी त्रासदी से, उसके जुल्म से आज़ादी पाकर कहने को सेकुलर बना। वो बांग्लादेश आज खुद कट्टरपंथ की बड़ी भारी गिरफ्त में है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं के साथ लूटपाट, जबरन कन्वर्जन और दंगे अब आम हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें गरीबी मिटाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, वही यूनुस अब पश्चिमी एजेंडे के प्रतिनिधि या कहिए प्यादे बताए जा रहे हैं। और अब कट्टरपंथ और सत्ता के गठजोड़ ने आम बांग्लादेशी नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ 16 जुलाई को गोपालगंज में हुआ। ये वही गोपालगंज है जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का गृहनगर है, उनका अपना इलाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम तथ्यपत्र। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक देश की राजनीति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी विरासत और उसके लोगों के अस्तित्व पर हमला है। दिन 16 जुलाई 2025, जगह गोपालगंज, बांग्लादेश। वो दिन जब बांग्लादेश की सेना ने अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाईं। एक ऐसा दिन जब ऐतिहासिक जगहों पर, विशेषकर बांग्लादेश के पितामह का जिसे घर कहा जा सकता है, शेख मुजीबुर रहमान की वो समाधि, वो राजनीतिक गुंडों की भीड़ के हवाले कर दी गई। और जब बांग्लादेश की पहचान और चेतना खून से लथपथ हो गए, एक अनजाना सा नाम, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी, और दल कैसा, न पंजीकृत न मान्यता प्राप्त, पर हजारों समर्थकों के साथ गोपालगंज में एक भीड़ दाखिल होती है। दावा किया जाता है कि उसके पीछे एक आह्वान है, और आह्वान कैसा है? शेख मुजीब की समाधि को तोड़ने का आह्वान। स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया, लेकिन वहां रक्षा के लिए आई बांग्लादेश की सेना ने उन्हीं निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं। हाउस 32 यानी शेख मुजीब का ऐतिहासिक निवास। एक युवा को सेना हिरासत में ले गई और उसे बूटों से रौंद डाला। एक अधिकारी को ग्रेनेड की मांग तक करते हुए देखा गया। सेना की टैंक से लाइन फॉर्मेशन में फायरिंग हुई। ये युद्धाभ्यासों में होता है, ये सैन्य रणनीति का हिस्सा है। सैन्य रणनीति आमतौर पर युद्ध में दुश्मन को सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर मारने के लिए होती है। यहाँ टैंकों के आगे, यहाँ सेना की गोलियों के आगे निहत्थे लोग थे, खुद बांग्लादेश के नागरिक। नतीजा, अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, परंतु एक अमेरिकी थिंक टैंक के अनुसार इस घटना में 21 निर्दोष बांग्लादेशी नागरिकों की जान गई है। और मृतकों में थे 25 साल का दीप्तो साहा, 18 वर्ष का रमजान काजी, 24 साल का इमोन, 30 साल का सोहेल राणा। जिन्होंने दर्द झेला, ये सूची बहुत लंबी है, मगर उसके साथ बहुत सारे सवाल भी उछल रहे हैं। ये सारी कार्रवाई संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का, नियमों का उल्लंघन है। यह घटना सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं थी, ये था संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन। सेना को नागरिकों पर बल प्रयोग की अनुमति नहीं है। मानवाधिकार उल्लंघन का ये मामला है। अनुच्छेद 3 जो वहाँ के संविधान का है, वो जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 5 यातना से रोकता है। अनुच्छेद 9 गैरकानूनी हिरासत का निषेध करता है। इन सब का उल्लंघन किया गया। इसके साथ साथ जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन हुआ। सैनिक ताकत केवल शत्रु के विरुद्ध प्रयोग होती है, नागरिकों पर नहीं। यूनेस्को का जो कन्वेंशन है 1972 का, उसके नियम तार तार होते हुए बांग्लादेश में दिखाई दिए। सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा में बांग्लादेश ने संधि की थी, और आज विडंबना देखिए। 3 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर-उज़-ज़मान ने कहा था, फ्रॉम नाउ ऑन नो फायर ऑन आवर ओन पीपल। लेकिन हो क्या रहा है? 5 अगस्त 2024 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, देश को मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, मैं समाज में शांति और व्यवस्था लेकर आऊँगा। और आज
11 महीने बाद गोपालगंज की सड़कों पर उन्हीं निर्दोष लोगों की लाशें पड़ी थीं जिन्हें व्यवस्था ने भरोसा दिलाया था। कुछ बहुत बड़े सवाल हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी सवाल हैं। किसने आदेश दिया कि सेना निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाए? जब एक ऐतिहासिक धरोहर हाउस 32 को गिराया जा रहा था, तब सेना आखिर थी कहां? क्या एनसीपी एक गैरकानूनी पार्टी, क्या गुंडों की भीड़ इतनी ताकतवर हो गई कि उसके लिए सेना तक झुक जाए? पीछे कौन था? क्या गोपालगंज के नागरिक बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं, जिन्हें संविधान समान सुरक्षा देता है? और एक और गंभीर बात, क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ अदृश्य चेहरे काम कर रहे हैं? जैसे खुद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। उनकी भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग उठ रही है और ये मांग खुद बांग्लादेश के भीतर से उठ रही है। अब बात कुछ मांगों और अपेक्षाओं की भी। इंटरनेशनल क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ICRF ने संयुक्त राष्ट्र से कुछ मांगें की हैं। ये मांगें गंभीर हैं, आज की आवश्यकता हैं। ये मांग एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के गठित करने से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मिशन को ये शिकायत भेजने की बात है। बांग्लादेश की सेना की जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात वहाँ के लोग कर रहे हैं। और हाउस 32, उसके पास मुजीब का समाधि स्थल, उन दोनों को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिलवाने की बात करते हुए लोग आवाज़ मुखर कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। और इन मांगों के अलावा सबसे ज़रूरी बात, बांग्लादेश के नागरिकों को वास्तविक संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस घटना से क्या समझ आता है? इतिहास को मिटाने वाला, भले व्यक्ति हो या देश, अपने भविष्य की नींव खुद ही खोखली कर देता है। 16 जुलाई 2025 केवल एक तारीख नहीं है, ये बांग्लादेश के लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। आज जब दुनिया खामोश है, संविधान रो रहा है, इतिहास जल रहा है और नागरिक खून से लथपथ न्याय की भीख मांग रहे हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र केवल एक दस्तावेजी संस्था बनकर रह जाएगा? क्या लोकतंत्र की परिभाषा फिर से लिखी जाएगी? और वो परिभाषा लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल नहीं होगा, सेना की बंदूक से वो परिभाषा लिखी जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश से सामने आए हालिया आंकड़े और तस्वीरें यही सवाल खड़े कर रही हैं। बीते दिनों बांग्लादेशी हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने अगस्त 2024 और जून 2025 के कुछ आंकड़े पेश किए हैं। इस अवधि के दौरान करीब 2500 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। बांग्लादेश में सिर्फ नस्लीय सफाया नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को भी नष्ट किया जा रहा है। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। ऐसी कई घटनाओं को दबा भी दिया गया है। इन घटनाओं को एक साथ देखने से साफ होता है कि ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान, लोकतांत्रिक मूल्य और मानवीय गरिमा पर सुनियोजित हमलों का एक पूरा तंत्र है। ऐसे में गोपालगंज की घटना को लेकर कुछ प्रमुख प्रश्नों पर भी प्रकाश डालना जरूरी हो जाता है। ये ऐसे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करते हैं। जैसे गोपालगंज में निहत्थे निर्दोष नागरिकों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश आखिर दिया किसने? किस सैन्य अधिकारी के निर्देश पर इतनी घातक गोलीबारी की गई? जब हाउस 32 को तोड़ा जा रहा था, तब सेना निष्क्रिय क्यों रही, खामोश क्यों रही और उल्टा अपने नागरिकों को क्यों निशाना बनाने लगी? समाधि की रक्षा करने वालों पर ही हमला क्यों किया गया? गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों एनसीपी के किसी भी सदस्य पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 21 नागरिक इस पूरे हुड़दंग में, इस पूरी अव्यवस्था में, इस सैन्य दमन में मारे गए हैं? क्या गोपालगंज के लोग बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं? ये सवाल आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सिर्फ बांग्लादेश के भीतर की बात नहीं है, विश्व मंच पर उठने वाली ये बात है। ऐसे निर्दोष नागरिकों की ओर से उठने वाला ये प्रश्न है जो संविधान के तहत समान सुरक्षा के अधिकारी हैं। आज संदेह तो ये भी उठ रहा है कि इस पूरी कार्रवाई में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जैसे, नाम चाहे कितना ही बड़ा हो, मगर गैर निर्वाचित प्रभावशाली लोगों की भूमिका इस सारे प्रकरण में हो सकती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। आज के तथ्यपत्र में बस इतना ही। अगर आप मानते हैं कि मानवता और न्याय केवल शब्द नहीं, जिम्मेदारी हैं, तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि चुप रह जाना भी एक अपराध है।